अच्छा, हमने ब्रेन पढ़ा था, उसमें कोई दिक्कत है क्या पूरे टॉपिक में? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी, समझ में आ गया था। चलो, आज हमें पढ़ना था नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना था? नर्वस सिस्टम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो, तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रकार तो इसका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? केंद्रीय। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि तंत्रिका तंत्र को कितने हिस्सों में बांटा है, तो कितने हिस्से हुए? दो हिस्से हुए, केंद्रीय और परिधीय। तो दोनों को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, अब हमने जो ब्रेन पढ़ा है ना, वो भी एक तंत्र का हिस्सा है। मैंने आपको समझाया था, अगर तंत्र कहीं पे वर्ड यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें एक अंग नहीं, बहुत सारे अंग यूज हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन कौन से तंत्र का हिस्सा है, तो वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ये ना एलेक्सा से भी फास्ट है। ये किसका हिस्सा होता है? ब्रेन का। ब्रेन किसका हिस्सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ये बात याद रहेगी। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक और हिस्सा यूज होता है जिसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से पढ़ रहे। पहला हिस्सा कौन सा है? केंद्रीय। और दूसरा कौन सा है? परिधीय। पहले हम किसको समझ रहे हैं? केंद्रीय को। अच्छा, केंद्रीय में ब्रेन तो मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा टॉपिक, और मेरुरज्जु के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है ना? तो आप याद करो, मैंने आपको ब्रेन स्टेम करके कुछ पॉइंट पढ़ाया था, याद है कुछ? ब्रेन स्टेम याद है कि नहीं है? ब्रेन स्टेम, इसमें 3 भाग होते हैं। कुछ याद आया? कितने भाग पढ़े थे? 3 भाग पढ़े थे। एक तो मध्य मस्तिष्क होता है, सबसे ऊपर का भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। फिर एक पोन्स वाला हिस्सा था। ठीक है, और पोन्स के बाद यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा था। कौन सा हिस्सा था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसको हम पूरे को अगर तीनों भागों को जोड़े तो क्या हो जाता है? ब्रेन स्टेम। हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क पुच्छ। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क पुच्छ। क्योंकि ऊपर तो मस्तिष्क होता है, और ये ब्रेन स्टेम, और ये किससे जुड़ी होती है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? रीढ़ की हड्डी से। और इस रीढ़ की हड्डी में ही होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु कहाँ उपस्थित होता है? रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। आ रही बात? मेरुरज्जु हाँ लिक्विड टाइप का ही समझ लो। ठीक है, संरचना तो मुझे नहीं पता है, वो तो देखना पड़ेगा, आप खुद देख सकते हो वीडियो वगैरह। हाँ, तो अब इसका काम समझो। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में जितनी भी परावर्ती क्रियाएं होती है, कौन सी क्रियाएं? इन सबको हैंडल कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। अब परावर्ती क्रिया क्या होती है, ये भी समस्या है ना? ये भी तो नहीं पता है। चलो, क्या होती है परावर्ती क्रिया? थोड़ा सा कुछ आइडिया? रिफ्लेक्स एक्शन, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा सुस्त सुस्त क्यों लग रहे हो तुम? नींद नहीं निकालेगा तुमने? तुम्हारे पापा ने तुम्हें मार मार के भेजा हुआ ये तुम्हें सोयाबीन तो है ही नहीं अभी। पानी करने लेते हो रात में। हाँ वही क्या? चलो, ऐसा सुस्त बैठ रहे तो फिर मेरा चलो क्या पानी नहीं तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहा करो। एक्टिव बिल्कुल जैसे उदासीन रहता है कि रहता है न्यूट्रल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन सा न्यूट्रल होता है? पढ़ाया मैंने सारा कुछ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल उदासीन मत रहा करो, एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये तो पढ़ ली परीक्षा में, तो याद है। हाँ, समझो बात को। हाँ, तुम बातें कर लो पहले। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं दो। कितने हिस्से हैं? दो। एक तो केंद्रीय वाला और एक परिधीय वाला। तो केंद्रीय वाला और परिधीय वाला, जिसमें केंद्रीय में हमने एक ब्रेन वाला पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हिस्सा कौन सा है? मेरुरज्जु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बारे में पढ़ना है कि ये चीज क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, इससे रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई होती है, और इसी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है मेरुरज्जु।
क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु। इसका काम होता है परावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। कौन सी क्रियाओं को? परावर्ती क्रियाओं को। अब परावर्ती क्रिया समझो, जैसे मान लो कि तुमने एकदम से तवे पे हाथ रख दिया, तो तुम एकदम से उठाते हो नहीं उठाते हो? आ रही बात समझ में? तो ये क्या होती है? ये परावर्ती क्रिया होती है। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? परावर्ती, जिसको आप विद इन सेकंड कर लेते हो। आ रही बात समझ में? अब मान लो कि यही क्या होता है कि तुमने तवे पे हाथ रखा, फिर तुम्हें दर्द का एहसास होता, फिर वो सिग्नल आपके बोन्स के पास जाता जो ये वाला भाग है, ठीक है, फिर ये थैलेमस को बोलता कि भाई इसने दर्द हुआ है इसको, फिर थैलेमस वहां से रिप्लाई करता, ठीक है, इतने तो तुम्हारा हाथ जल के बाटी बन जाता। आ रही बात समझ में? तो परावर्ती क्रियाएं जो होती है उन सबको हैंडल कौन कर लेता है बेचारा? मेरुरज्जु कर लेता है, ठीक है। इसको ये तुरंत रिप्लाई दे देता है कि हाँ भाई हाथ हटा ले, ठीक है। कोई चाटा मारा है तो एकदम से मान लो तुम्हें कोई मारा है तो हाथ नीचे लेते जाते हो, है ना। तो ये सारी क्रियाओं को कौन मेंटेन कर लेता है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे सिग्नल जो ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं उन्हें कौन नियंत्रित कर लेता है? मेरुरज्जु नियंत्रित कर लेता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक तरह से आप ही मान लो कि सीपीयू है आपका। अगर कंप्यूटर आपका पूरा दिमाग बॉडी कंप्यूटर जैसी है पूरी, तो ये आपका सीपीयू है पूरी तरह से। हाँ, यही है, आपको संभाल रहा है जो भी है। आ रही बात समझ में? चलो, अब फिर इसका क्या काम होता होगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम। अब याद करो, मैंने कंप्यूटर में जब तुम्हें पेरिफेरल पढ़ाया था तो उसमें भी कुछ बातें बताई थी पेरिफेरल से संबंधित। कुछ याद है पेरिफेरल? नहीं याद है तुम्हें? तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा था? तुम्हें ऐसा तो नहीं कि क्या तुमको तो नहीं पढ़ा था? अब तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर अगली बार पूछूंगा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब कि मैंने बायो में तुम्हें वो पढ़ाया था, तब भी कोई हानि करेगा तुम में से कि सर तुमने पढ़ाया। चलो, अब परिधीय तंत्र समझो। आपका जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी से वायर से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? वायर से। कोई ब्रेन को कोई भी पता चल रहा है कि आपके चोट लगी है, आपको भूख लग रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर में कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी, आपके तुरंत किसको पता चलेगा? ब्रेन को पता चलेगा। अब ये पता कहां से चल रहा है? कोई ना कोई वायर कनेक्ट तो होगा। वाईफाई सिस्टम तो है नहीं बॉडी में कि वाईफाई है तुरंत पता चल गया, नहीं होता है। वायर से कनेक्ट है। आ रही बात समझ में? तो आप पेरिफेरल डिवाइस को क्या बोल सकते हो? ऐसे वायर अपनी बॉडी के जो हमारी बॉडी को किससे कनेक्ट करते हैं? ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? ब्रेन से। उस तंत्र को हम क्या बोलेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। ये पॉइंट आया समझ में? केंद्रीय वाला, केंद्रीय वाले में ब्रेन हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। और दूसरा मेरुरज्जु के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी में। मेरुरज्जु का काम क्या है? परावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। चलो, अब हम इसको समझते हैं। किसको? परिधीय तंत्रिका तंत्र को, है ना, इसको समझते हैं। हाँ हाँ, लिख लेना। परिधीय, ये पीडीएफ में नहीं है ये बातें, है ना, इसलिए लिखना पड़ेगी तुम्हें। उसमें शॉर्टकट में है, ठीक है। मैं थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो मैंने भी आपको क्या समझाया? ये क्या होते हैं? वायर होते हैं बॉडी में। क्या होते हैं? वायर। पर अब आप बॉडी में वायर तो नहीं बोलोगे कि वायर ही बोलोगे, ये बॉडी के वायर होते हैं, ठीक है। तो वायर नहीं बोला जाता है बॉडी में, इनको बोला जाता है तंत्रिका। क्या बोला जाता है? तंत्रिका। क्या बोला जाता है? तंत्रिका। अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो नर्व, नर्व्स। ये क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है। जो हमारी बॉडी के वायर है जिनसे पूरी बॉडी में ब्रेन कनेक्ट है, वो सारी क्या कहलाती है? नर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? नर्व। अब हमें सारे नर्व याद नहीं करने। ऐसे जैसे मान लो आपके नाक कनेक्ट है ब्रेन से, आपकी आंखें कनेक्ट है ब्रेन से, तो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे आंखें कनेक्ट है उसको दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है। नाक कनेक्ट है उसको ओल्फैक्टरी बोलते हैं। ऐसे हमें नाम याद नहीं करना, हमें बस ये समझना है कि तंत्रिका होता क्या है। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये तंत्रिका किससे बनी होती है ये याद रखना है। तो ये बनी होती है न्यूरॉन से। किससे बनी होती है? न्यूरॉन से, जिनको बोला जाता है तंत्रिका कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। अब आप ये सोच समझ के बताओ अपने कॉमन सेंस का, सामान्य बुद्धि का उपयोग करके कि नर्व छोटा होगा कि न्यूरॉन छोटा होगा? न्यूरॉन छोटा होगा कि नर्व छोटा होगा? न्यूरॉन छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन से मिलके क्या बनता है? नर्व बनता है, ठीक है। दोनों में फर्क पता चल रहा है। तंत्रिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? मतलब अगर हजारों लाखों में आप मिलाओगे न्यूरॉन, लाखों न्यूरॉन मिलके एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। कितने का? एक तंत्रिका का। तो अगर संख्या ज्यादा होगी तो किसकी होगी? न्यूरॉन की होगी, ठीक है।
अच्छा, सबसे छोटी इकाई भी हमारी बॉडी में है, वो कौन सी है? न्यूरॉन है। आ रही बात समझ में? इसके बारे में हमें दो बातें याद रखनी है। कितनी बातें? दो। सबसे पहले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र समझ में आया। इसमें क्या होता है? वायर होते हैं। इन वायर को नाम क्या दे दिया हमने? नर्व्स। ये नर्व किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूरॉन से। और इन न्यूरॉन के बारे में हमें दो बातें याद रखनी है। कितनी बातें? दो बातें। एक तो ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। अभी लंबी कोशिका कैसे, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। क्या? कैपिलरी अलग चीज है, ये अलग चीज है। कैपिलरी अलग पढ़ाया था मैं तुम्हें। केशिका बोलते हैं। ये कोशिका है, ये सेल वाला पार्ट आ गया। सेल टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है, ये कैसी कोशिका है? सबसे लंबी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का संबंध किससे होता है? ब्रेन से होता है। किससे होता है? ब्रेन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और दूसरा सबसे छोटी इकाई है हमारी इसकी, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? न्यूरॉन है। और न्यूरॉन से मिलकर क्या बनते हैं? नर्व बनते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। आप ये बताओ कि इनका नंबर फिक्स होता होगा बॉडी में कि नहीं होता होगा? होता होगा, ठीक है। हजारों लाखों, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स कि 1 लाख होगी इकट्ठी तभी आपका एक नर्व बनेगा, ठीक है। मान लो 50,000 ने भी मिलकर एक नर्व बना दिया, तो इनका नंबर फिक्स नहीं होता है। इनका नंबर फिक्स नहीं होता है, पर इनका नंबर फिक्स होता है। हरी बात समझ में? तंत्रिकाओं का नंबर फिक्स होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का नंबर फिक्स नहीं होता है। ये बात भी दिमाग में रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ से अभी तक 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? मेनली 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक तो केंद्रीय और एक परिधीय, ठीक है। मस्तिष्क के कौन से भाग का हिस्सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। मेरुरज्जु किसका हिस्सा होता है? केंद्रीय का, ठीक है। मेरुरज्जु का काम क्या है? परावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा? परिधीय। परिधीय में ये परिधि की संरचना कैसी होती है? तो उसमें बहुत सारे तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है? तंत्रिकाएं। और तंत्रिकाएं किससे मिलकर बनी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं से, ठीक है, न्यूरॉन से बनी होती है। तो बहुत सारी बार इंग्लिश में लिखा होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में हमें 2 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 2 बातें। न्यूरॉन एक तो सबसे लंबी कोशिका है और सबसे छोटी इकाई है मस्तिष्क की। तो इन दोनों बातों में फर्क है, एक तो इकाई में और एक कोशिका में। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। यहाँ तक की डाउट है क्या कुछ? ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो न्यूरॉन होते हैं उनके नंबर फिक्स नहीं होते, लेकिन जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका नंबर फिक्स होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में अगर हम देखें तो तंत्रिकाओं की कितनी तंत्रिकाएं होती है, ठीक है, कितनी तंत्रिकाएं, और इंग्लिश में बोले तो कितने नर्व्स होते हैं? 43 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 43 जोड़े। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिकाओं के कितने जोड़े हैं हमारे शरीर में? 43 जोड़े हैं। अब ये जोड़े हैं मतलब क्या होगा? दो होंगे। आ रही बात समझ में? तो 2 क्यों होंगे? एक तो ब्रेन से बॉडी के पास सिग्नल ले जाएगा, एक बॉडी से ब्रेन के पास सिग्नल लेके आएगा, इसलिए ये कितने में होते हैं? 2 के जोड़े में होते हैं। अरे यहाँ तक बात क्लियर है कि कोई डाउट है? तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं हमारे शरीर में? 43। न्यूरॉन की संख्या फिक्स है क्या? नहीं है, वो अनगिनत भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है। पर तंत्रिकाओं का है 43 जोड़े। 43 जोड़े क्लियर है? चलो, अब ये तंत्रिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है कपाल तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं? कपाल तंत्रिका, ठीक है। और एक होती है कशेरुकी तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं? कशेरुकी तंत्रिकाएं, कशेरुकी तंत्रिकाएं, ठीक है। कपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेनियल। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। और कशेरुकी को बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। अगर आपको बोलो कि इन दोनों की डेफिनेशन बताओ, तो कपाल तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से बनती हैं, जिनका निर्माण कहां से होता है? ब्रेन से होता है। उनको नाम क्या दे दिया? कपाल तंत्रिकाएं। जो रीढ़ की हड्डी से बनेगी वो कशेरुकी तंत्रिकाएं होती है। याद रहेगा? ठीक है। तो ये क्या होती है? मेड इन इंडिया, मेड बाय ब्रेन, ठीक है। और ये क्या होगी? मेड इन स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी।
ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन में मिल जाए अपने को। अरे इसलिए इन दोनों का नाम क्या रखिए, कशेरुकी तंत्रिका है और कपाल तंत्रिका है। तो टोटल जोड़े अगर आपसे पूछेगा कि टोटल मिला के कितनी तंत्रिकाएं हैं, तो कितने हैं? 86 जोड़े बताओ, 43 जोड़े, जिसमें से कपाल में पूछेंगे तो 12 जोड़े होते हैं कपाल के। कितने जोड़े होते हैं कपाल के? कितने जोड़े होते हैं? 12। 43 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 31। तो 31 जोड़े होते हैं कशेरुकी तंत्रिकाएं। कितने? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कुल तंत्रिकाएं कितने जोड़े हैं तो कितने हैं? 43। अगर पूछेगा कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े हैं तो 12, और कशेरुकी तंत्रिकाओं के कितने जोड़े हैं तो 31। अरे तीनों पॉइंट याद रह जाएंगे कि कोई डाउट है? ठीक है, तो संख्या में कौन अधिक है? कशेरुकी तंत्रिकाएं अधिक है। कौन अधिक है? कशेरुकी तंत्रिकाएं। ठीक है, लिखो इसको भी। नोट्स में नहीं है ये चीज, और एड भी मैं शायद ही करा पाऊंगा क्योंकि उन्होंने आगे लिख दिया, कभी बोलूंगा संशोधन कर दे तो एडिट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कॉपी में लिख लो ये बातें, है ना। आज का लेक्चर इसमें लिख लेना। समझ में आया कि डाउट है यहाँ तक? इतना सा तो लिखा हुआ है उसमें कि 43 जोड़े होते हैं, 31 जोड़े इसके, 12 जोड़े इसके और 31 इसके। ऐसी बातें तो लिखी हुई है, पर अब जो पढ़ाऊंगा वो नहीं लिखा हुआ है। इसको कल से ज्यादा दौड़ाएंगे क्या? शाम को। अच्छा, आज से शाम को अगले साल फिजिकल अभी से कंटिन्यू रखना है ना, नहीं तो पता चले कि आखिर में कुछ नहीं हो रहा तुमसे, ना तो रनिंग हो रही ना बोला जा रहा तुमसे। ठीक है, फिर तुम्हारे परीक्षा पास करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। अरे क्लियर है यहाँ तक की बातें कि कोई डाउट है? सुबह नहीं, शाम को। चलो एक बार वापस बता रहा हूँ, ठीक है, अब चुपचाप सुनना। नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। इसके सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है कि इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला भाग क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा भाग है? केंद्रीय। और दूसरा कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रेन किसका हिस्सा है तो केंद्रीय का हिस्सा है। मेरुरज्जु किसका हिस्सा है? केंद्रीय का हिस्सा है। इस मेरुरज्जु का निर्माण कहां से होता है? रीढ़ की हड्डी से होता है। रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ये बात मैंने पहले पढ़ा दी आपको, ठीक है। अच्छा, मेरुरज्जु का काम क्या होता है? परावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, आपका हाथ जल जाए आप तुरंत उठा लेते हो, कोई आपको मारे तुरंत बच जाते हो उससे। ठीक है, तो जो काम विदिन आप सेकंड कर लेते हो वो सारे काम कौन कर लेता है? मेरुरज्जु। और ये दिमाग तक सिग्नल जाने ही नहीं देता है, पहले ही सोल्व कर देता है ना। किधर अब मैं कर दूंगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने पहली बार क्या पढ़ी कि ये एक तरह से वायर होते हैं पूरी बॉडी में। क्या होते हैं? वायर। और उन वायर का नाम क्या है? तंत्रिकाएं नाम है। क्या नाम है? तंत्रिकाएं, जो हमारे ब्रेन को किससे कनेक्ट करती है? पूरी शरीर से। ठीक है, पूरे शरीर से अगर ब्रेन को जो कनेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिकाएं। किसका हिस्सा होती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। अगर समझ में आई बात? ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिकाएं हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? न्यूरॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? न्यूरॉन से। अच्छा, न्यूरॉन के बारे में दो बातें हमें याद होनी चाहिए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। और ओवरऑल अगर पूरी बॉडी की बात करें तो भी सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही रहेगी। ठीक है, अभी कितनी लंबी है अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, है ना। चलो, अब यहाँ पे तंत्रिकाओं की संख्या हमारी बॉडी में फिक्स होती है। और कितने जोड़े होते हैं? वो टोटल 43 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 43। अब 43 जोड़े में से इसके भी दो भाग है वापस से, एक तो कपाल तंत्रिकाएं और एक कशेरुकी तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़े, है ना। और कशेरुकी की कितने जोड़े हैं? 31 जोड़े। अच्छा, इनको कशेरुकी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से बनती है
और इनका कपाल नाम इसलिए क्योंकि ये ब्रेन से बनती है, इसलिए इनका नामकरण कर दिया उन्होंने। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है, अब आगे समझो। अब न्यूरॉन को समझते हैं, है ना? अभी तक शुरू से आ रहा है न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसका फोटो बना रहा हूँ, हंसोगे नहीं तुम, है ना? ठीक है, अच्छा है सर। डायग्राम तो कोई नहीं पूछने वाला आपको, माशीरा मछली। अभी गलत डायग्राम बन गया, तुम्हें गलत सलत ही पढ़ा दूंगा मैं। आपको पता भी चले। हाँ चलो अब बात समझना, ठीक है? चलो अब इसको समझो, ये ऐसा होता है न्यूरॉन। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको मान लो कहीं पे भी चोट लगी, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो आपने गर्म चीज के हाथ लगा दिया, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सिग्नल कहाँ आता है? इसके पास आता है। किसके पास? डेंड्राइट के पास। किसके पास आता है? डेंड्राइट के पास। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा सिग्नल को ग्रहण करता है या किसी मैसेज को ग्रहण करता है, तो कौन सा हिस्सा करता है? डेंड्राइट। अरे याद रहेगा। अब ये डेंड्राइट क्या करेगा? सारे के सारे सिग्नल को इसके पास भेजेगा। इसका नाम क्या है? सेल बॉडी, सोमा या साइटोन। इन तीनों नाम से आपको कोई भी नाम आपको मिल सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ से सिग्नल किसके पास जाएगा? एक्सॉन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? एक्सॉन के पास जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि सेल बॉडी के पास सिग्नल को कौन ले जाता है? तो डेंड्राइट ले जाता है। कौन ले जाता है? डेंड्राइट। और सेल बॉडी से सिग्नल को दूर कौन ले जाता है? तो वो ले जाता है एक्सॉन। कौन ले जाता है? एक्सॉन। अरे आई बात समझ में? ठीक है, अब ये एक्सॉन क्या होता है कि ये इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है? माइलिन शीट। क्या नाम है इसका? माइलिन शीट, जो सुरक्षा प्रदान करता है किसको? एक्सॉन को। जो किसको सुरक्षा प्रदान करता है? एक्सॉन को। अब मैं एक बार आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको वापस समझाऊंगा तो ये बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, बातें नहीं करनी है। ठीक है, सुनो। मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ देखो, न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज नर्व सेल। ठीक है, आगे बढ़ो। थोड़ी वीडियो आगे बढ़ाने दो। जैसे इसने गर्म चीज के हाथ लगाया, ठीक है, ये किसके पास गया? ये जो साइड में दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? डेंड्राइट है। ये क्या है? डेंड्राइट। ये जो इसकी मुंडी दिख रही है, ये क्या है? सेल बॉडी। बॉडी
चुपचाप देखते रहो है ना, तो पूरा याद हो जाएगा। अब समझना, 3 कंपोनेंट है न्यूरॉन के, कितने हैं? ये है सेल बॉडी सोमा, इसका नाम क्या है? सोमा। और ये डेंड्राइट क्या है? सिग्नल का जा रहा है सबसे पहले डेंड्राइट में जाएंगे, ये पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। न्यूरॉन का सबसे ये धागानुमा आकृति का होता है, कौन सा भाग? एक्सोन। कौन सा भाग? एक्सोन। और ये जो इसके बाहर कवर है, ये क्या है? माइलिन शीट, ठीक है ना, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? इसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जो प्रोटीन और फैट की बनी होती है, किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भी होगा। ये क्वेश्चन कि जो न्यूरॉन है वो सिग्नल कैसे रिसीव करता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रिकल, जिसका एक साइंटिफिक नाम क्या है? नर्व इंपल्सेस। क्या नाम है? नर्व इंपल्सेस। याद रहेगा? ठीक है, एक आध क्वेश्चन और क्लियर होगा यहाँ से आपका। Pick up impulses from receptor, और कहाँ पे थी? सेल बॉडी में। ये कहाँ जा रही है वापस? एक्सोन में जा रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बनता है, ये वाला, कि जो दो न्यूरॉन जुड़े होते हैं तो उनके बीच के जोड़ को क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम है सिनेप्स। क्या नाम है? सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के बीच की या तो खाली जगह बोलो या जोड़ बोलो, उसके बीच का नाम ना याद रखना है। क्या नाम है? सिनेप्स, ठीक है। न्यूरॉन के कितने भाग हैं? अरे न्यूरॉन के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो क्या लिखा था? डेंड्राइट। क्या लिखा था? डेंड्राइट। दूसरा क्या लिखा था? सेल बॉडी। इसका एक और नाम क्या था? सोमा नाम। क्या नाम था? सोमा। और कहीं कहीं पे आपको साइटोन नाम भी दिखेगा। क्या नाम दिखेगा? साइटोन। तीनों नाम याद रखना है, सोमा, साइटोन या सेल बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसने घटक बता रखे थे कि अंदर साइटोप्लाज्म होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जब सेल टॉपिक पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि साइटोप्लाज्म में क्या है और न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। और तीसरा भाग क्या था? एक्सोन। क्या नाम था? एक्सोन। अच्छा, आप ये बताओ कि डेंड्राइट क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को कहां ले जाएगा? सेल बॉडी के पास में ले जाएगा। जबकि एक्सोन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। एक्सोन की सुरक्षा के लिए क्या होती है? माइलिन शीट। माइलिन शीट, याद रहेगा इतना, ठीक है। इनका किसी का भी हिंदी नाम नहीं है, सारे इंग्लिश ही नाम है और इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं लिख सकता हूँ डेंड्राइट, डेंड्राइट, है ना। चलो इतना स्ट्रक्चर लिखो, फिर आगे समझते हैं। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा बातें और सीख लो इसमें। अब ये जो माइलिन शीट है, ये किसकी बनी होती है? अरे किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फैट की। आ रही बात समझ में? पर
इसका कभी कभी सेल का नाम पूछा जाता है कि कौन से सेल से इसका निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है इसका निर्माण श्वान सेल से होता है, श्वान कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं श्वान सेल। अरे याद रहेगा, माइलिन शीथ का निर्माण कहां से होता है? कौन सी कोशिका के द्वारा होता है? श्वान कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब मैंने आपको अभी जो वीडियो दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा कि ये जो डेंड्राइट के अंदर जो न्यूक्लियस बना हुआ था उसमें ऐसे बिंदियां चमक रही थी, देखी थी? वीडियो याद है? ठीक है, तो ये जो होती है ना, इनको बोला जाता है निसल कणिकाएं। क्या बोला जाता है? निसल कणिकाएं। यहाँ पे ये फोटो बना रहा हूं मैं, ठीक है? वो जो आकृति दिखी थी उनका नाम है निसल कणिकाएं। क्या नाम है? निसल कणिकाएं। तो ये एक्सोल में नहीं पाई जाती है, बाकी किस में पाई जाती है? डेंड्राइट में पाई जाती है और सेल बॉडी में पाई जाती है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। क्लियर हो गई? ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा थे। कौन से? एक तो माइलिन शीथ का निर्माण कहां से होता है? श्वान कोशिका से होता है, ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट और सेल बॉडी है उनके अंदर कौन सी कणिकाएं होती है? निसल कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं होती है? निसल कणिकाएं। पर एक्सोन के अंदर ये नहीं होती है, याद रहेगा? ठीक है, ये निसल कणिकाओं का काम क्या है? इसमें प्रोटीन और फैट का निर्माण करना, या प्रोटीन का याद रख लो, प्रोटीन का निर्माण करना। तो न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन सी कणिकाएं करती है? निसल कणिकाएं करती है। अरे क्लियर है? ठीक है, बाकी जो डेटा रिसीव होता है उनको क्या बोला जाता है? नर्व इंपल्सेस। क्या बोला जाता है? नर्व इंपल्सेस। ठीक है, चलो ये अपना टॉपिक पूरा खत्म। कल हम नया पढ़ेंगे, कौन सा? ग्रंथियां। ठीक है, ग्लैंड्स और हार्मोन्स। हाँ, वो लिखा दो एक पॉइंट, वो दोनों जुड़ते हो और सिनेप्स लिखो। दो न्यूरॉन के बीच के जोड़ को, दो न्यूरॉन के बीच के जोड़ को सिनेप्स कहा जाता है। हाँ, दो न्यूरॉनों के बीच के जोड़ को सिनेप्स कहा जाता है। ऐसे तो इसमें 2-3 पॉइंट ऑफ है। एक तो नाम आता है नोड ऑफ रेनिवर। ठीक है, तो जो जगह होती है जिसमें एक्सोन जुड़ा होता है, ठीक है, उनके बीच की जो जगह होती है, कोई जोड़ होता है, उन जोड़ को नाम देते हैं नोड ऑफ रेनिवर। पर वो अपने काम का नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाया है। ठीक है, आपके लिए ये बातें बहुत सफिशिएंट है, इनसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे सारे।